और एक और बड़ी खबर सेंट्रल इजराइल से, जहां पर ईरान ने किया एक और बड़ा हमला। 15 ठिकानों में ईरान ने किए हैं हमले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाइफा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें सेंट्रल इजराइल की है। और जैसा भी तिवारी सर बोल भी रहे थे, अगर इजराइल के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत छोटा है वो ईरान के मुकाबले। और जिस तरह से ईरान एक के बाद एक, चाहे वो उत्तरी इजराइल हो, हाइफा हो, सेंट्रल इजराइल हो, तेल अवीव हो, जिस तरह से हमलों को अंजाम दे रहा है, बड़ी तबाही वहां नजर आ रही है। तो हाइफा पर हमला, नेतन्याहू लेंगे बदला। ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले से हाइफा में जबरदस्त तबाही मची है। हाइफा के कई इलाकों में क्लस्टर बॉम्ब से भी ईरान ने हमला किया है। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। हाइफा में हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। हमले में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान का हमला हुआ है। 48 घंटे की डेडलाइन का कोई असर ईरान पर नजर नहीं आ रहा है। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। निनाद जी, जैसा कि ओपी तिवारी जी कह रहे थे, और यह बात बिल्कुल सही है कि इजराइल को तो पता था कि उसकी सरजमीन पर हमले होंगे, और वो तेल अवीव और हाइफा में जो बर्बादी आज हमें नजर आ रही है उसके लिए तैयार था। लेकिन अरब देशों का क्या? ट्रंप की गालियों की जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, कब तक वो सह पाएंगे? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, इस वक्त वॉर में हर चीज फ्लूइड होती है। हमको ये देखना होगा कि ईरान का कितना नुकसान हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन का क्या रुख होगा। अगर ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है तो सुन्नी देशों को इस वक्त एक मौका दिखेगा कि ईरान की थ्रेट अगले 10 साल के लिए, हालांकि थोड़ा नुकसान हमारा भी होगा, हमारे ऑयल का होगा, हमारे लोगों का होगा, हमारे पे मिसाइल्स बरसेगी, वो पेन लेके क्या हम ईरान की कैपेसिटी 10 साल के लिए ख़त्म कर सकते हैं? अगर ये उनको लगता है, और हमने ये ना भूलना चाहिए कि वॉर में दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। ईरान पे भी बहुत बुरी तरह अटैक्स हो रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 40 एयरक्राफ्ट इजराइल से उड़े हैं ईरान पर अटैक करने के लिए। तो इसमें पलड़ा किसका भारी रहेगा, किसकी ज्यादा नुकसान लेने की क्षमता होगी, किसकी एक बॉक्सिंग मैच में, अगर ये हम हैवीवेट बॉक्सिंग मैच अगर ये 14वें राउंड में है, तो क्या किस देश की नेक, किस देश की जो गर्दन है वो ज्यादा पंच ले सकती है, हम उस मुकाम पे है। उससे डिसाइड होगा आगे का रुख अरब देशों का क्या होगा ईरान की तरफ। बिल्कुल नास्तार, तो कुल मिलाकर जो ईरान के इरादे हैं वो साफ हैं, और जो खाड़ी देश हैं उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और देखिए तेल अवीव, क्योंकि हाइफा को तो दहलाया, साथ साथ तेल अवीव को भी दहला के रख दिया है बीती रात। और अभी कुछ देर पहले जो तेल अवीव में हमला हुआ मिसाइल से, ठीक उस जगह पर मनीष झा पहुंच चुके हैं। मनीष, जरा दिखाइए वहां का मंजर जहां पर मिसाइल से हमला हुआ। बिल्कुल करुणा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टीवी 9 की टीम इस वक्त तेल अवीव में उस लेविंस्की स्ट्रीट पर मौजूद है जहां पर कि मिसाइल के टुकड़े आकर गिरे थे। और इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप देखिए कि जहां पर मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। आप अभी रेस्क्यू टीम के लोगों को देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन के लोगों को देख सकते हैं, इसके अलावा रेस्क्यू टीम के लोगों को देख सकते हैं। दरअसल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और बिल्डिंग के ठीक नीचे में गाड़ी थी, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। और इतना ही नहीं, बल्कि सड़क पर मैं बहुत ज़्यादा पानी बहते हुए देखता हूं, तो इससे लग रहा है कि जो वाटर पाइप थी उसको भी बहुत डैमेज पहुंचा है, और इसलिए सड़क पर बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त बह रहा है। तो ठीक उसी तरह की तस्वीरें जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जब पीतर तिकवा में जब मिसाइल के टुकड़े गिरे थे तो फिर एक इलाके में सड़क पर काफ़ी पानी जमा हो गया था, क्योंकि सीधे सीधे जो पाइपलाइन थी वो डैमेज हो गई थी। और इस वक्त ठीक उसी तरीके का मंजर आप देख सकते हैं। ये तेल अवीव की तस्वीर है, जिसे आप इजराइल की कमर्शियल कैपिटल कहें या इजराइल की आर्थिक ताकत कहें, उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष, एक बात खास है, तेल अवीव के एक बात खास है इन तस्वीरों में, जब आप ये सब कुछ बयां कर रहे हैं, पीछे जो हमला हुआ है उससे नुकसान भी नजर आ रहा है, वहां पर जो लोग मौजूद नजर आ रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये इजराइल के लोगों का जो जज्बा कह लीजिए, या फिर युद्ध के दौरान उनका जो रवैया कह लीजिए, उसे कैसे देखते हैं आप?
देखिए, चूंकि इनके लिए तो ये जंग 28 फरवरी को शुरू नहीं हुई थी। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 7 अक्टूबर 2023 से तो लगातार इजराइल जंग में है, और उसके पहले के तो इतिहास हैं ही कि लगातार इजराइल कैसे जंग में बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि लोग जो रहते हैं उनमें एक किस्म का रेसिस्टेंस हो जाता है। अक्सर मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग मुझसे यही कहते हैं कि अब युद्ध तो हो ही रहा है, अब क्या कर सकते हैं। इसके बावजूद कि बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत लोगों के रोजगार नहीं है, आर्थिक तरह से तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि जब जीवन इसी का नाम है तो हमें तो जीना ही होगा। जहां तक इजराइल का सवाल है तो यहूदी लोग बड़े गर्व से एक बात कहते हैं कि यहूदी होना आसान काम नहीं है, बहुत तरह की दिक्कतें होती है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कुछ तस्वीरों को भी अगर डिस्क्राइब करूं तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो कॉर्डन ऑफ किया गया है, जिस तरह की बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ से खड़े होकर मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिस वक्त मिसाइल, और सबसे बड़ी बात देखिए, जिस वक्त मिसाइल आ रही थी उस वक्त भी TV9 की टीम लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। और इस वक्त जहां पर तेल अवीव में मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां पर भी हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वहां से हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पर क्या सूरत हाल है। सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, जो कैमरे पर आप देख रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे में कार रखी हुई थी, कार धू धू करके जलने लगी, और उसके बाद जब अथॉरिटीज़ वहाँ कार की आग को बुझाने पहुंचा तब उनकी नज़र में पड़ा कि वहाँ पर किस तरीके से जो वाटर पाइपलाइन बिछी हुई थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, और जिसकी वजह से सड़कों पर जो ये पूरा स्ट्रीट है, लेविंस्की स्ट्रीट, इसके एक बड़े हिस्से में आप देखें जो अभी लोग आपको कैमरे के सामने खड़े दिख रहे हैं, उसके पीछे मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूँ, हो सकता है कैमरे में वो सब कैद भी हो पा रहा हो। रोहित, जरा सा साइड से दिखाने की कोशिश करिए अगर आप पानी से, तो जाहिर है कि एक तरफ जहां काफ़ी सारा पानी बह रहा है क्योंकि वाटर पाइपलाइन डैमेज हो गया है, कार डैमेज हो गया, और अक्सर इसी तरह की चीज़ें दिखाई देती है, फिर चाहे वो तेल अवीव के दूसरे इलाके हों या रमत गन हो, पिता तिकवा हो या फिर बने बराक हो। हाँ, कहीं कहीं पर ज़्यादा डैमेज साफ तौर पर दिखता है, जैसे लगातार हम हाइफा की बात कर रहे हैं जहाँ पर डायरेक्ट मिसाइल ने हिट किया, जिसकी वजह से एक पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। और दुर्भाग्य से हालांकि जब भी मिसाइल आते हैं तो ज़्यादातर लोग जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब शेल्टर में चले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हाइफा में जिस बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी थी उस बिल्डिंग में 4 लोग बिल्डिंग में ही बिल्कुल। और इसी को लेकर मैं सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा था मनीष कि हमने जो हाइफा की तस्वीरें दिखाई, इमारत के अंदर कई लोग मौजूद थे और वो इमारत मलबे में तब्दील हो गई, लोग फंसे हुए हैं। तो क्या अब इस बात की चिंता और खौफ इजराइल के अंदर लोगों में नजर आता है कि अब जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो हमलों को, कई हमले ऐसे जो रोक नहीं पा रहा, क्या इस बात का खौफ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं डिफेंस एक्सपर्ट से इनको लेकर बात करता हूं तो उनका कहना यह है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% प्रूफ नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि इस जंग में इजराइल डिफेंस सिस्टम को भी ये देखना है कि कहां कहां पर इंगेज करना है, कहां नहीं इंगेज करना है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जंग तुरंत थमने का नाम नहीं ले रही है, और नंबर ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल जो हैं वो भी लिमिटेड है। मान लीजिए 1000 अगर ये मिसाइल हो और 3000 ईरानी मिसाइलें हों तो वैसी स्थिति में आप पिक एंड चूज भी करते हैं। आप जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जब उसको टारगेट कर मिसाइल आते हैं तो उसको आप रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे इलाके जो नॉर्मल हैं, मतलब आप कह सकते हैं जो गरीबों के मोहल्ले हैं, जो मिडिल क्लास मोहल्ले हैं, उन जगह पर ये चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिलती है कि कई बार मिसाइलों को गिरने दिया जाता है। हाइफा में भी वही होता हुआ दिखा जहाँ पर बिल्डिंग ने सीधे डैमेज किया था। और जो ये देखिए, मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए कि जो मैंने आपसे कहा था कि वाटर पाइपलाइन डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी निकल रहा है। तो यहाँ देखिए कि अथॉरिटी के लोग जो है सो उसको ठीक यहाँ पर उसके आगे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पानी का लीकेज है वो खत्म हो सके। एक बात और मैंने महत्वपूर्ण नोटिस किया है कि जहाँ पर हमले होते हैं तुरंत ही वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के लोग, रेस्क्यू टीम के लोग पहुँचते हैं और उस डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जब तक हम पहुँचे तब तक पता चलता है कि जो सड़क पर बना हुआ गड्ढा था मिसाइल के टुकड़े की वजह से वो भर दिया गया है। कहने का मतलब है कि युद्ध के दरमियान भी शासन प्रशासन अपना काम कर रहा होता है, लोगों में एक अलग किस्म का रेजिलियंस है। और बल्कि अगर मैं भारत के दर्शकों के लिए कहूँ तो इजराइल में अभी युद्ध चल रहा है, तब भी मैंने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए देखा। ये कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है, लेकिन यही एक सोसाइटी है कि वो रोज युद्ध देख रहा है, रोज मिसाइल से हमले हो रहे हैं, रोज दर्जनों मिसाइल आ रहे हैं। अक्सर जो है सो हर 2 घंटे 4 घंटे में उनको बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि वो नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। वो
नियम कानून का पालन कर रहे हैं। मसलन अगर पुलिस ने ये पट्टी लगा रखी है तो यहाँ कितनी भी भीड़ होगी तो वो इसको क्रॉस करके वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो ये एक अलग किस्म का की सोसाइटी है जो युद्ध के साथ अपने आप को तैयार कर रही है और उसी तरीके से युद्ध के हमले को रिएक्ट भी कर रही है। बिल्कुल हाँ, सही एक बात है। जरूर ये कि दोनों में ये से बात कोई आपने नुकसान सही नहीं ले कही रहा, मनीष, नाम नहीं ले रहा है। इजराइल और के लोगों की अगर बात की जाए तो दो तरह का रुख और रवैया सामने आ रहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जंग क्योंकि लंबी खिंच रही है इसलिए नेतन्याहू का, उनकी पॉलिसीज का और जंग को लेकर जो उनका रुख है उसका विरोध भी हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों में फटीग इस जंग को लेकर नजर नहीं आ रहा है, वो थकान नहीं है, बार बार बम गोले बरस रहे हैं, उन्हें जाना पड़ता है बंकर में, फिर निकलना पड़ता है, अपना कामकाज सब ठप हो चुका है ज्यादातर लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध को लेकर थकान नजर नहीं आ रही है ज्यादातर इजराइल के लोगों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सीधे तेल अवीव से खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।